स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर के नाम से हम समझेंगे कि इस चैप्टर में किस बारे में चर्चा की गई है। हम हमेशा यही करते हैं सबसे पहले, जिससे कि हमारा जो एक बेस है वो तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका नाम समझते हैं, क्यों इसका नाम ये रखा गया है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस नाम से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि इस चैप्टर में जो विश्व में जो एक अमेरिकी शक्ति, एक महाशक्ति के रूप में यूएस से उभरकर सामने आया था, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, उसके बाद अमेरिका ही क्या बना था, एक महाशक्ति बनकर आया था। तो उसके बाद जो अमेरिका है उसका जो वर्चस्व है पूरे विश्व में किस प्रकार से कायम हुआ है और उसे किस प्रकार से नियंत्रण में रखना चाहिए, रख सकते हैं हम, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या फिर इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। या तो आपसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपको यही बताना है। अगर आपसे प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको यही बताना है। तो चलिए, या फिर आपसे नई विश्व व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो भी आपको यही बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। देखिए, इराक द्वारा कुवैत पर हमला 1990 के अगस्त में जो इराक है उसने क्या किया, इराक ने कुवैत पर क्या किया, हमला कर दिया। और धीरे धीरे कुवैत पर बहुत तेजी से क्या किया, जो कुवैत पर कब्जा कर लिया, उसके बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और यूएनओ के इस नाटकीय फैसले को ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका के जॉर्ज बुश, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो कौन थे उस समय, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने यूएनओ के इस नाटकीय फैसले को नई विश्व व्यवस्था के नाम से कहा। प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की एक मिलीजुली 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम जो फौज थी, उसने क्या किया, सीधे इराक पर हमला बोल दिया, क्योंकि यूएनओ ने क्या कहा था, बल प्रयोग करो। तो इसको देखते हुए 34 देशों की और 6,60,000 जो सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक पर सीधे हमला बोल दिया। और इसमें क्या हुआ, जो इराक है वो परास्त हो गया, मतलब कि इराक की हार हो गई। तो इसको ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इतनी भारी भरकम जो सेना है उसने एकदम से इराक पर आक्रमण बोला, और इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को, जो ऊपर जो प्रथम खाड़ी युद्ध में जो सैन्य अभियान हुआ था, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी। मतलब कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो क्या है, वो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इस सैन्य अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, वह क्या था, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो उसके बाद जो उसके खिलाफ जो भारी भरकम 6,60,000 सैनिकों की जो भारी भरकम फौज है, उसने उस पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। और इसको ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने क्या कहा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा इस सैन्य अभियान को। और एक तरीके से देखा जाए, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है उसमें जो इस सैन्य अभियान में जो सैन्य अभियान है, एक तरीके से अमेरिकी सैन्य अभियान कहा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो 34 देशों की जो ये मिली जुली और 6,60,000 जो सैन्य फौज थी, उसमें 75% तक अमेरिकी सैनिक थे, 75%। तो देख लीजिए, 75 मतलब कि 25% ही है, मतलब कि इसमें से अगर एक घटा दे, 33 जो देश है उनकी केवल 25% ही भागीदारी थी, और इतनी ज्यादा मात्रा में जो अमेरिका है उसके सैनिक इसमें भागीदारी थे। तो इससे ही देखा जा सकता है कि जो अमेरिका है वो सैन्य के मामले में कितना प्रबल है और उसका वर्चस्व कितना ज्यादा है। अगर वह चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, इससे यह साबित होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था,
इस सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अमेरिका के जनरल नॉर्मन शवार्ज़कोव। कोव ने इसका नेतृत्व किया था या फिर इस सैन्य अभियान के प्रमुख रहे थे। ये एक अमेरिकी थे। तो इससे यही साबित होता है कि जो ये नाम मात्र के जो 33 जो देश थे वो इस सैन्य अभियान में शामिल थे। सब कुछ तो अमेरिका ने किया था। इसी से जो अमेरिका है उसके वर्चस्व की जो नीति है वो दिखने लग गई थी। अब देखिए इराक की पराजय। जो इराक के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा, इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने यह दावा किया था या फिर यह घोषणा की थी कि जो ये जंग है ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने यह दावा किया था। परंतु जल्द ही क्या हुआ, जैसे ही जो 34 देशों की जो ये फोर्स थी, जब इराक पर आक्रमण किया गया तो इराक ने एकदम से जल्द ही क्या हुआ, वह पराजित हो गया और अपने कदम इससे पीछे खींच लिए। उसे कुवैत को मुक्त करने के लिए मजबूरी में उसे मुक्त करना पड़ा कुवैत को, मतलब कि जो इराक है वो परास्त हो गया। जो यह दावा था इराक के राष्ट्रपति का कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, वह क्या है, वह गलत साबित हुई। और जो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध था, इसके बाद अमेरिकी वर्चस्व दुनिया की नजर में आया। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर ऊपर बात की थी कि 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे और इस सैन्य अभियान का नेतृत्व भी अमेरिका ने ही किया था इस सैन्य अभियान का नेतृत्व। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो अमेरिका वह सैन्य मामले में और प्रौद्योगिकी के मामले में कितना ज्यादा उन्नत देश हो चुका है, बाकी देशों से बहुत आगे निकल चुका है, जिसको पकड़ना शायद ही मुमकिन हो। और जो अमेरिका है उसने इस प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, और इसके साथ साथ जो कवरेज थी वहां की, जहां पर इराक और अमेरिका का युद्ध हो रहा था, उसकी कवरेज टेलीविजन पर सीधे दिखाई जा रही थी, मतलब कि लाइव चल रही थी। इससे जो दुनिया भर के जितने भी लोग थे वे अपनी बैठकों में बैठ के बड़े इम्तिहान से बड़ी फुर्सत में जो ये युद्ध है उसका मजा ले रहे थे। तो इससे यह चीज साबित हो रही है कि साथ ही साथ अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के वर्चस्व की दो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि एक वह सैन्य मामले में इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है, इतना ज्यादा वर्चस्व हो चुका है उसका, और साथ ही साथ जो अमेरिका है उसकी प्रौद्योगिकी में भी उसने उन्नति हासिल कर ली है। इसी वजह से तो जो जब इराक परास्त हो रहा था उसकी सीधी कवरेज लोगों तक पहुंच रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो अमेरिका है उसे क्या फायदा हुआ होगा। इसमें जो अमेरिका है उसने अपने पास से ही इतने ज्यादा जो रकम है या फिर पैसे हैं या फिर अमेरिका के सैनिक इसमें भागीदारी ली उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में, तो इससे तो अमेरिका का नुकसान हुआ होगा। परंतु सच्चाई यह थी कि जो अमेरिका है उसका इससे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। जब बाद में जो न्यूज आई उससे पता चला कि जो अमेरिका है बल्कि इस प्रथम खाड़ी युद्ध से उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कई रिपोर्टों से यह बात साबित हुई। जो जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से बहुत मोटी रकम जो अमेरिका है उसे प्राप्त हुई, जिससे कि जो अमेरिका है उसे लाभ हुआ, ना कि नुकसान इस युद्ध से। तो इससे ही क्या हुआ, जो अमेरिका है उसका वर्चस्व कायम होना शुरू। क्लिंटन का दौर देखते हैं, क्लिंटन का दौर क्या था, या फिर अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है तो भी आपको यही लिखना है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किससे रिलेटेड है। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में जो ऑपरेशन ऐसे लिख लेना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और उसके बाद वो किससे रिलेटेड है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे आपके जो 4 ही ऑपरेशन है वो आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा, आसानी रहेगी हमेशा। और जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इसको वीडियो बंद करने के बाद आप इसको एक बारी अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा, पॉइंट्स याद करने में भी आसानी होगी। अब देखिए, और आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स बना सकते हैं अगर आप अच्छे बना रहे हैं। देखिए, क्लिंटन का राष्ट्रपति बनना 1992 में जब यह युद्ध समाप्त हो गया था, प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया था 1992 में, तो जो जॉर्ज बुश है वह
प्रथम खाड़ी युद्ध में क्या थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। परंतु उसके बाद अमेरिका में क्या हुआ, चुनाव हुए और उसके बाद जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, तो उसके बाद जो जॉर्ज बुश है वह प्रथम खाड़ी युद्ध जीत गए थे। उसके बाद भी जो अमेरिका की जनता है उसने जॉर्ज बुश के स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार बिल क्लिंटन को क्या किया, जिताया और उसे राष्ट्रपति बनाया। क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन क्लिंटन ने क्या किया, अपनी विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति बनाने का प्रचार किया, चुनाव प्रचार किया कि वह विदेश नीति के स्थान पर क्या करेंगे, घरेलू नीति बनाएंगे। इससे साफ नजर आ रहा है कि जो अमेरिका की जो जनता है वह क्या चाहती है, वह विदेश नीति से कुछ मतलब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपना जो देश है, उस जिस देश में वह रहते हैं उसके लिए कुछ नीतियां चाहिए। तो इसे साफ जाहिर हो रहा था कि जो पहले जो जॉर्ज बुश थे वो क्या कर रहे थे, केवल विदेश नीति पर जोर दे रहे थे। जब क्लिंटन ने प्रचार किया कि वह विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति पर क्या करेंगे, जोर देंगे, तो उसका समर्थन किया गया। 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखिए, विदेश नीति में नरम मुद्दे, जैसे कि क्लिंटन ने वादा किया था कि वह अपनी नीति में विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति को क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद वे दोबारा से 1996 में क्या हुए, जीत गए। मतलब कि उन्होंने 4 साल तो ये हो गए और इसके बाद क्योंकि अब ये जीते हैं तो 4 साल और राज करेंगे, मतलब कि टोटल क्या हो गए, टोटल 4 और 4 टोटल 8 साल क्या किया, क्लिंटन ने राज किया अमेरिका पर। और इस राज में उसने विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति पे जोर दिया और नरम मुद्दों पर जोर दिया। जैसे कि उन्होंने विदेश नीति के जो मामले हैं उसको ठुकराते हुए, जो कौन से विदेश नीति के मामले थे, जैसे कि जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने के मामले या फिर सुरक्षा को बढ़ाने के मामले को ठुकराते हुए, ऐसे कठोर मामलों को एक तरफ करते हुए उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र के बढ़ावे को लेकर और जलवायु परिवर्तन जैसे जो आम मुद्दे हैं, मतलब कि जो इतने कम मुद्दे सोचे जाते हैं और जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, उन मुद्दों पर जोर दिया और विश्व व्यापार जैसे जो नरम मुद्दे हैं उन पर जोर दिया। मतलब कि उन्होंने सैन्य जो शक्ति बढ़ाने के जो मुद्दा था या मामला कहा जा सकता है, जो इतना बड़ा मामला विदेश नीति के लिए था, तभी तो उसका वर्चस्व कायम होगा जब उसके पास सैन्य शक्ति इतनी ज्यादा होगी, उससे नकार दिया और नरम मुद्दे उठाए क्लिंटन ने अपने दौर में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन करने जैसे मामलों में और विश्व व्यापार जैसे मामलों में क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए जोर किया अपने 8 साल के दौर में या फिर राज में। 1999 की घटना हमने ऊपर देखा कि जो क्लिंटन के दौर में जो विदेश नीति है उसको कम महत्व दिया गया, मतलब कि जैसे सैन्य शक्ति बढ़ाने को कम महत्व दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि क्लिंटन के दौर में जो अमेरिका है वह किसी भी तरीके से कमजोर पड़ गया था। उसकी जो फौजी शक्ति थी वो हमेशा तैयार रहती थी। वो क्लिंटन के दौर में जो अमेरिका की जो फौजी शक्ति थी वह हमेशा तैयार रहती थी कि अगर कहीं पर भी उसका प्रयोग हो रहा हो तो वह अपना योगदान दे सकती है। मतलब कि सैन्य जो शक्ति थी वो मजबूत थी उस समय भी, ऐसा नहीं है कि उससे नकारा गया था पूरी तरीके से। इसके जो उदाहरण है वे 2 उदाहरण मिलते हैं क्लिंटन के दौर में। एक सबसे पहला जो उदाहरण है 1999 की घटना थी। यह जो घटना थी इसमें जो यूगोस्लाविया है उसने अपने प्रांत कोसोवो में क्या किया है वहां, तो देखिए यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत, इसके अंदर एक प्रांत मतलब एक राज्य है जिसे कोसोवो कहा जाता है, और कोसोवो के अंदर अल्बानियाई लोग रहते हैं। तो जो यूगोस्लाविया का जो एक प्रांत है कोसोवो, उसमें अल्बानियाई लोग रहते हैं। जो अल्बानियाई लोग हैं उसकी क्या बहुलता है कोसोवो में, मतलब कि अधिक मात्रा में अल्बानियाई लोग रहते हैं। परंतु जो यूगोस्लाविया है उसने अपने इस प्रांत कोसोवो में जो अल्बानियाई आंदोलन चल रहा था उसे दबाया या फिर उसे कुचलने की कोशिश की, और इसके विरोध में जो अमेरिका है उसने क्या किया, उसने
नाटो के सभी सदस्य, जो नाटो में जितने भी सदस्य देश शामिल थे, उनके साथ मिलकर यूगोस्लाविया के बहुत सारे जो क्षेत्र है उन पर बमबारी की, वो भी 2 महीने तक लगातार क्या की, बमबारी की। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो अमेरिका है वो अभी भी कमजोर देश नहीं हुआ था। उसके अंदर वैसी सैन्य ताकत थी और वहां की यूगोस्लाविया की जो सरकार थी उसे भी गिरा दिया। और कोसोवो पर जो नाटो है उसने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। मतलब कि जो कोसोवो है उस पर नाटो ने कब्जा कर लिया और यूगोस्लाविया की जो सरकार है उसे गिरा दिया। मतलब कि इतनी ज्यादा ताकत थी अमेरिका के अंदर उस समय भी। तो एक घटना तो ये थी। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यूगोस्लाविया का एक प्रांत कोसोवो है। कोसोवो में क्या है, अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी। फिर भी उसके जो आंदोलन था, अल्बानियाई का जो आंदोलन था, उसे क्या दबाया गया यूगोस्लाविया के द्वारा। और इसका विरोध प्रकट करते हुए अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर, जो गुट है नाटो, उसके साथ मिलकर, उसके सदस्य देशों के साथ मिलकर लगातार 2 महीने तक यूगोस्लाविया पर क्या की, बमबारी की और उसकी जो सरकार उसे गिरा दिया और कोसोवो पर नाटो का क्या हो गया, कब्जा हो गया, नियंत्रण हो गया। अब देखिए केन्या और तंजानिया की कार्यवाही। मैंने आपको कहा था क्लिंटन के दौर में 2 बार ये ऐसा हुआ कि जिससे प्रकट हुआ कि वह अब भी वैसा ही है, वैसी सैन्य ताकत है अमेरिका के अंदर। पहले तो हमने यूगोस्लाविया की देख ली। दूसरी बार जो सैन्य कार्यवाही हुई वह हुई केन्या और तंजानिया। वह हुई दूसरी बार जो सैन्य कार्यवाही वह 1998 में हुई। दूसरी बार जो सैन्य कार्यवाही हुई थी वह 1998 में, मतलब कि एक तो 1999 में हुई थी और एक 1998 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लगातार हुई है। तो जो दूसरी बार जो सैन्य कार्यवाही हुई थी उसमें यह क्यों हुई थी, क्योंकि केन्या और तंजानिया ये दो जो हैं ये अमेरिका दूतावास हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, यूएसए के दूतावास हैं। तो इन पर क्या हुआ था, इन दोनों पर बमबारी की गई थी किसी के द्वारा। तो इसको लेते हुए क्लिंटन ने क्या किया, 1998 में इनको लेते हुए सैन्य कार्यवाही की, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। क्लिंटन चुप नहीं बैठे। उन्होंने जैसे ही ये सैन्य कार्यवाही, जैसे ही इन दोनों पर क्या हुआ, यूएसए के दूतावास पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ, वैसे ही क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया। और इस आदेश में क्योंकि जो ये यूएसए के जो दूतावास में जो ये आक्रमण हुआ था, इसका संदेह आतंकवाद के जो इसका संदेह इस्लामी विचारों से प्रभावित जो अल-कायदा है उन पर गया था। इसका संदेह किन पर गया था, अल-कायदा पर। जो अल-कायदा है वो क्या है, अतिवादी इस्लामी प्रभावित है, तो इन पर गया था। तो इसको लेते ही, इसके संदेह को लेकर ही जो क्लिंटन है, केवल संदेह को लेकर, कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो अल-कायदा समूह है उसने ही क्या किया है, यूएसए के दूतावास पर आक्रमण किया। ऐसा कोई सबूत नहीं था, बस संदेह था। इस संदेह को लेकर ही क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश जारी कर दिया। और इस आदेश के द्वारा जो सूडान और अफगानिस्तान है उसमें जितने भी अल-कायदा ठिकाने थे उन पर क्या की, उन पर लगातार बमबारी की, उन पर लगातार क्रूज मिसाइलों से, कोई आम मिसाइल नहीं, क्रूज मिसाइलों से क्या की गई, बमबारी की गई। कुछ मिसाइलों से क्या किया गया, हमला किया गया। कोई आम मिसाइल नहीं थी, क्रूज मिसाइलें थी। मतलब कि सूडान और अफगानिस्तान के जो ठिकाने जहां पर अल-कायदा समूह का निवास था, या फिर जिन ठिकानों पर जो अल-कायदा समूह थे वो रहते थे, वहां पर कुछ मिसाइलों से आक्रमण किया गया, केवल संदेह को लेकर। और इसको ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जारी किया क्लिंटन ने, और इसके द्वारा इन 2 स्थानों में जो अल-कायदा समूह है उन पर कुछ मिसाइलों से हमला किया गया। अगला देखिए, अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन। जो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच है, इससे किस प्रकार से जो अमेरिका है उसका वर्चस्व प्रकट होता है। इसमें जो अमेरिका है उसका वर्चस्व किस प्रकार से प्रकट होता है। जो अमेरिका, जो यूएसए है, जब उसने ये सैन्य कार्यवाही की
अलकायदा समूह पर यह सैन्य कार्यवाही की, सैन्य आक्रमण किया, तो इसको लेकर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ से या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी भी कोई परवाह नहीं की। संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, सीधे आक्रमण कर दिया। मतलब कि इससे यह प्रकट हुआ कि अमेरिका जब चाहे जहां चाहे आक्रमण कर सकता है, बिना किसी से पूछताछ के या फिर बिना किसी की सलाह के। और साथ ही साथ उसने अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं की। मतलब कि अमेरिका के सामने ना तो कोई कानून है और ना ही कोई संगठन है, इसका मतलब यही था। और जो अमेरिका है उसके ऊपर यह आरोप लगाए जाते हैं कि इस आक्रमण में, जो क्रूज मिसाइल से जो आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, इस आक्रमण से जो आम नागरिक है जिनका कोई दोष भी नहीं था, उनके स्थानों पर भी बहुत बार आक्रमण हुए, जिससे उन्हें जान मान की हानि हुई। मतलब कि अमेरिका का दावा था कि अमेरिका ने केवल अलकायदा समूह, जहां पर अलकायदा जो थे उनका ठिकाना था, केवल वहीं पर आक्रमण किया है। परंतु यह निकल कर आया कि जो अमेरिका है उसने केवल अलकायदा समूह पर ही आक्रमण नहीं किया, एक निर्दोष जनता पर भी आक्रमण किया। जिन स्थानों पर निर्दोष जनता रहती थी उन पर भी आक्रमण किया। तो इससे यह प्रकट होता है, उस समय तो यह इग्नोर कर दिया गया, परंतु अब हम हिस्ट्री में देखते हैं, इतिहास में देखते हैं, तो हमें पता चलता है यही क्या था, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत थी। इसी के साथ अमेरिकी वर्चस्व बढ़ा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमें यहीं पर पोस्ट करनी होगी और इसके आगे का चैप्टर आप अगले नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।